आज की डेट है 27 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉप न्यूज़ में पहला आर्टिकल है वो रायसीना डायलॉग से संबंधित है। अभी 3 दिन का रायसीना डायलॉग कंडक्ट हुआ था। इस दौरान हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रसिया के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, रसिया है वो चाइना पर डिपेंड बन रहा है। रसिया की चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि रसिया है वो निष्पक्ष होकर इंडिपेंडेंटली कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि ज़्यादातर चाइना पर निर्भर होता जा रहा है। भारत का साफ साफ कहना है कि वेस्टर्न कंट्री के द्वारा रसिया को इस प्रकार से आइसोलेट करना, रसिया पर इतना दबाव बनाना, ये सही नहीं है। रसिया के साथ में फिर से चर्चा करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर में रसिया और चाइना के बीच में जो इस प्रकार की डिपेंडेंसी बन रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी और रसिया खुल के इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी बना सकेगा। तो ये पहला आर्टिकल टॉप न्यूज़ से संबंधित था। इसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एक और बात कही थी कि चाइना है ना वो इस प्रकार की हड़प की नीति अपना रहा है, आसपास के देशों में इंटरफेयर कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर कर रहा है, उनके जो सीमा विवाद है उनको बढ़ावा देता है, बॉर्डर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको बढ़ावा दे रहा है। तो ये चाइना की जो उग्रता है, इस प्रकार के चाइना के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो कतई सही नहीं है। चाइना को इस पर कोताही बरतनी चाहिए, लगाम बरतना चाहिए। चाइना इस प्रकार का कार्य कर रहे वो सही नहीं है। तो ये इससे संबंधित आप मेंस में कुछ पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो दूसरा आर्टिकल है टॉप न्यूज़ का वो गूगल जेमिनी से संबंधित है। अभी क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। रोज़ कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च होता है, कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है। तो अब इसके बेनिफिट भी बढ़ रहे हैं, इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लाभ भी है, नुकसान भी है। अभी क्या हुआ है कि किसी ने पूछा था गूगल जेमिनी से कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या एक फासिस्ट लीडर है? अगर इसका जो रिप्लाई दिया ना जेमिनी ने, तो जेमिनी ने कहा कि कुछ सोर्सेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक फासिस्ट लीडर है। तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है तो उन्होंने कहा है कि ये आईटी जो रूल है उसका उल्लंघन है। इस प्रकार के जो जवाब दिए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो सही नहीं है, इन पे थोड़ा लगाम बरतना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिकॉज देखो ये बात तो पक्का सिद्ध है कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बट इसके साथ साथ नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज इसमें आज इतना एडवांसमेंट आ चुका है। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले जो ओपन एआई है उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो वीडियो भी जनरेट कर सकता है। आप टेक्स्ट लिखो वो वीडियो जनरेट करके दे देगा। तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं ना। इलेक्शन के टाइम में कोई किसी का भी वीडियो बना के वैसे वायरल कर देगा तो पता भी नहीं चलेगा ना आम पब्लिक को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है या नेचुरल वीडियो है। तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब फासिज्म का ये वर्ड यूज़ हुआ है तो फासिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा लीडर हो जो फार ईस्ट, मतलब जो देखो ये क्या होता है, लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। तो राइट विंग की ओर बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ हो, उसके जो डिसीजन हो वो ऐसे हो कि वो जो अपोजिशन होता हो उसे नष्ट कर देता है, अपोजिशन की नहीं चलने देता है, अपने डिसीजन रखता है, लोकतंत्र वगैरह को नष्ट कर देता है। तो वो फासिस्ट लीडर होता है। तो वो फासिस्ट जैसे कि हिटलर वगैरह होते हैं ना नाजी के टाइम में, वो उनको फासिस्ट लीडर कहा जाता। तो ये फासिज्म से संबंधित था, ये हमारा टॉप न्यूज़ था। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता कॉरपोरेशन प्लांट है ना इसके रीओपनिंग को अलाउ करने से मना कर दिया है, जो कि तमिलनाडु के एक शहर में स्थित था। देखो क्यों न्यूज़ में, तमिलनाडु के एक शहर में वेदांता कॉरपोरेशन प्लांट था, ये कुछ टाइम पहले बंद कर दिया था। तो इसके रीओपनिंग से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ मना कर दिया है कि इसे रीओपन नहीं कर सकते हो। तो ये न्यूज़ थी, आपको न्यूज़ समझ में आ गई है। अब इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड देखोगे ना तो 2018 में क्या हुआ था, इस प्लांट को बंद कर दिया था। अब 2018 में से बंद क्यों किया था? बिकॉज कि यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन वगैरह हो गया था, कुछ लीकेज हो गई थी, इसलिए इसे बंद कर दिया था। तो उसके बाद में ये बार बार पिटीशन दर्ज करते रहे कि इसे वापस ओपन किया जाए, रीओपन किया जाए। ये जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड होते हैं वहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी, बट इसको अप्लाई नहीं किया गया, अप्रूवल नहीं दिया गया था, सबने मना किया था। फाइनली जो रिक्वेस्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में की गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली मना कर दिया कि इसे रीओपन नहीं किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिकॉज जितना ही ये वेदांता प्लांट रेस्पॉन्सिबल है ना लीकेज के लिए, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो स्टेट का है तमिलनाडु स्टेट का, वो भी इतना ही रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज कि उसने भी ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देता टाइम पर तो इतना बड़ा लीकेज नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी जवाबदेही तय की है। तो ये डिसीजन था। अब हम एक बार देख लेते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 1974 में इसे स्थापित किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट था 1974 का, उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। देखो ये चीज़ आप याद रखना कि इसे किसके तहत स्थापित किया गया, बिकॉज की यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन सी बॉडी है वो कौन से एक्ट के तहत स्थापित की गई थी। ऐसे कई बार क्वेश्चन आए, तो आप ध्यान रखना। ये जो है सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसे स्थापित किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है 1974 का, इसके तहत इसे स्थापित किया गया था। पावर कहाँ से आई, इसकी जो शक्ति है वो कहाँ से आई है? देखो स्थापित वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड के एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था, बट इसकी जो पावर है ना, शक्ति है ना, वो आई है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है ना, जो 1981 का, उसके तहत इसे पावर मिली है। मतलब स्थापित अलग एक्ट के थ्रू किया गया जो कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, और इसकी जो शक्तियाँ मिली है, पावर मिला है, वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है 1981 का, उसके थ्रू इसे शक्तियाँ मिली है। इसके फंक्शन, इसके कार्य क्या है? इसके फंक्शन की बात करें, इसका सबसे पहला कार्य है स्वच्छता को, क्लीनिंग होता है उससे प्रमोट करना होता है। वाटर पॉल्यूशन होता है उसको रोकना है। एयर पॉल्यूशन है उसके रोकना है। एयर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1986 का, उसके तहत ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसकी हेल्प करने का भी काम करती है। अब हम देखेंगे स्टेट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड SPCB के बारे में। ये भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय है। इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था इसे भी जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट था उसके थ्रू, और जो एयर प्रिवेंशन एक्ट था 1981 का, उसके थ्रू इसको शक्तियाँ मिली है। सेम उसका कंपोजिशन है और काम भी सेम ही करती है। कंपोजिशन क्या होगा, इसमें जो मेंबर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर का एरिया, उसमें ये काम करेंगे। अभी जो ये सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके समक्ष चैलेंज क्या, चुनौतियाँ क्या क्या आती है? तो देखो चुनौतियाँ क्या होती है, बिकॉज इनमें जो काम करते हैं मेंबर होते हैं ना, वो उतने एफिशिएंट नहीं होते, उनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है कि वे उनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज का अभाव होता है, अकाउंटेबिलिटी का अभाव होता है, और जो इन पर जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है, काम कम दिया जाता है। और तो इन सारी बहुत ज़्यादा चैलेंज का भी ये फेस करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये चैलेंजेस देख लिए। सुधार वही आप मेंस में लिख सकते हो, इसमें सुधार करने चाहिए। इनको जवाबदेही है वो तय किया जाना चाहिए, इनकी जवाबदेही, इनको थोड़ी पावर भी और भी बढ़ाई जानी चाहिए। ये जो एक्शन लेते हैं उनकी जो बाइंडिंग भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता बोल दिया और कोई पालन भी नहीं कर रहा है। तो ये सारी इसमें सुधार किए जा सकते हैं। अब पॉल्यूशन जो कंट्रोल कमेटी है, जैसे स्टेट में होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वैसे जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, वहाँ पर अगर वाटर को प्रिवेंट करना है, इस प्रकार का जो काम करना है, उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होता है, PCC होती है। सेम जो स्टेट में जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है, वहाँ पर PCC यही काम करती है। तो ये PCC के समान ये भी स्टेचुरी बॉडी है, ये यूनियन टेरिटरीज में काम करती है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित। चलेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है थोड़ा छोटा ही आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको आप देख लेना। ये हमारा आर्टिकल है गिन्नी वॉर्म डिजीज़ के बारे में, जिसे ड्रुकेन क्लोसिस भी कहा जाता है, ड्रेकन क्लोसिस भी कहा जाता है। न्यूज़ में क्यों है, WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो गिन्नी वॉर्म डिजीज़ है इसके अब ओनली 6 केस ही बचे, मतलब बहुत ज़्यादा केस कम हो गए। जब कुछ टाइम पहले की आप बात करोगे 50-70 साल पहले की, तो इसके मिलियन में केस हुआ करते थे, अब ओनली 6 केस इसके देखने को बचे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। भारत में तो नेगलेक्टेड है, मतलब देखने को नहीं मिलता है। तो देखो इस गिन्नी वॉर्म डिजीज़ के बारे में बात करें, जिसे ड्रैगन क्लोसिस भी कहा जाता है, ये नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। काफ़ी बार बता चुके हैं नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होता है। ट्रॉपिकल एरिया में ऐसी बीमारी जिसके केस बहुत कम हो, उसे नेगलेक्ट भी किया गया हो, तो वो नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कहा जाती है। और इसका एजेंट क्या है, मतलब ये कैसे फैलती है, कारक क्या है इसका? देखो फैलाने का काम नहीं, किसके कारण होती है? तो ये ड्रैगन क्लोसिस एक मेंडेनेसिस एक जीवाणु होता है, उनके कारण ही फैलती है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो ड्रैगन क्लोसिस है, बट ये फैलती कैसे है? तो ये फैलती है, आप ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू आपके पेट में चला जाता है, जिससे ये फैलने का काम करता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू। ठीक है, कौन सा एरिया, कहाँ पर ये जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ है, मतलब कौन से देशों में पाई जाती है? ये मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। ऐसी जो बीमारी होती है मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में ही देखी जाती है। क्या ये मानवों में ही होती है या एनिमल में होती है? नहीं, ये ह्यूमन में भी होती है और एनिमल में भी इसके केस देखे गए, तो ये दोनों में भी होती है। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं? ज़्यादातर इनिशियल तो इसके सिम्टम दिखाई नहीं देते, बट धीरे धीरे काफ़ी साल बाद में क्या होता है, आपको पेन होगा, जलन होगी और पैरों में दर्द वगैरह भी होता है, वो इसके सिम्टम है। ट्रीटमेंट अभी कोई इसके ड्रग्स भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं।
आपको इसको प्रिवेंट ही करना पड़ेगा। प्रिवेंट कैसे होगा? आप वाटर वगैरह जो पानी वगैरह पीते हो उसको आप फिल्टर करके पिया करो, तो इसे प्रिवेंट कर सकते हो। बाकी इसकी कोई वो है नहीं, ड्रग्स वगैरह वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। फैलता कैसे है? वही वाटर के थ्रू अगर पानी पियोगे तो ये जो वॉर्म होता है वो आपकी बॉडी में चला जाता है और उसकी वहाँ जाके डेथ हो जाएगी। तो ये जो वॉर्म होगा आपके पैर में वो फैलेगा, फैलने से क्या वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इससे नस वगैरह जो आपकी होती है वो फट जाती है। इस प्रकार से फैलता है। तो हमारा ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है? एक कंट्री है अल्बानिया, इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? अभी अल्बानिया ने कहा है कि वो अपनी एम्बेसी है वो भारत में स्टार्ट करेगा। सेम भारत भी अपनी एम्बेसी है वो अल्बानिया में स्टार्ट करेगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो भारत और अल्बानिया के रिश्तों में सुधार आ सकता है। ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट में अल्बानिया से संबंधित भारत का क्वेश्चन आएगा नहीं। प्रीलिम में तो लोकेशन आएगा क्वेश्चन, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? भारत और यूरोपियन यूनियन का कोई क्वेश्चन आ गया, ये भारत अपना जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो यूरोप में जाएगा, उसमें में भी अल्बानिया इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो एक पॉइंट के रूप में। तो इसकी लोकेशन क्या है? ये साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है, ठीक है। इसकी लोकेशन, इसकी कैपिटल कौन सी है? जो इसकी राजधानी है, कैपिटल है, वो तिराना में। साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है, राजधानी है इसकी तिराना जी। अब इसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती है? तो इसकी बाउंड्री देखो, ग्रीस से लगती है, मैकडोनिया से लगती है, कोसोवो से लगती है, मोंटेनग्रो से लगती है। बाउंड्री इसकी याद रखना, ग्रीस, मैकडोनिया, कोसोवो, मोंटेनग्रो से इसकी बाउंड्री लगती है। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जो देश है ना अल्बानिया, इसकी कौन से सी से बाउंड्री लगती है? तो इसका जो समंदर है ना सी, तो एड्रियाटिक सी से इसकी बाउंड्री लगती है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। मैरीटाइम बाउंड्री कौन कौन सी लगती है? मैरीटाइम इटली से इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है, ग्रीस से इसकी मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्र के थ्रू इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है? तो ग्रीस से और इटली से इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है। और बाकी बाउंड्री देख लिया, मोंटेनग्रो, कोसोवो, मैकडोनिया से हमने देख ही लिया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी लेक भी है, जैसे पेप्रेसा है, ओरिड लेक है। और ये जो ओरिड लेक है ना, ये बाल्कन सी की सबसे डीपेस्ट लेक है। बाल्कन सी की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? ओरिड लेक है। तो ये अल्बानिया के बारे में देख लिया है। अल्बानिया की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। भारत को अगर यूरोप के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना है, भारत ने अभी G20 के दौरान कहा था कि हम नया जो रूट भी खोजेंगे, तो उसमें अल्बानिया इंपॉर्टेंस भूमिका निभा सकती है। यहाँ से हो क्या आप अल्बानिया में जा सकते हो, तो वहाँ पे अल्बानिया आपके काम आ सकता है। तो इंपॉर्टेंस तो है ही। और अल्बानिया है ना, यूरोप की काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर भी भारत अपना ट्रेड भी बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे हेल्प हो सकती है। तो ये हमारा अल्बानिया से संबंधित होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो मियावाकी टेक्निक से संबंधित है। सस्टेनेबल ग्रीनिंग के लिए एक इनिशिएटिव है मियावाकी, इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? अभी जो कोल कंपनीज है, लिग्नाइट कंपनीज, जो PSU है ना, उन्होंने मियावाकी टेक्निक को अपनाया है। ये क्यों अपनाया गया? ये सस्टेनेबल या ग्रीन इनिशिएटिव के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। अब इस टेक्निक के बारे में देख लेते हैं। दरअसल क्या होता है, आपको है ना कम एरिया, आपके पास में एरिया बहुत कम है, तो आपको पेड़ वगैरह ग्रोइंग करने हैं, मतलब फॉरेस्ट वगैरह करना है। तो उसके लिए अगर कम एरिया, तो आप कैसे फॉरेस्ट को ग्रो करोगे? आपको ग्रीन अगर बढ़ानी है, ठीक है, तो उसे कैसे बढ़ाओगे? तो इसके लिए क्या करना, आप मियावाकी टेक्निक को अपना सकते हो। दरअसल जापान में एक जो बायोटेक्निक बोल सकते हो या एक वैज्ञानिक बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते हो, जिनका नाम था मियावाकी, उन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया था, इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर इसे मियावाकी टेक्निक कहा जाता है। इसमें क्या था, बहुत कम एरिया होता है, वहाँ पर जो ग्रीनिंग एरिया बनाया जाता है, कम समय में ज़्यादा फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, उसे मियावाकी टेक्निक। इसमें क्या होता है, लेयर पे लेयर होती है, जैसे कि नीचे छोटे पेड़ हैं, उसके ऊपर नीचे घास है, उसके छोटे पेड़ 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 फिर बड़े पेड़, फिर बड़े पेड़, ऐसे लगाए जाते हैं, ताकि कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते, तो ग्रीन ही होता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो भी फास्ट होती है। वैसे आपको 100 साल लग जाते हैं एक फॉरेस्ट तैयार करने में, बट इसे 10 साल में ही तैयार किया जा सकता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसकी विशेषता, यही विशेषता है कि मल्टी लेयर फॉरेस्ट होता है। ये नेटिव फॉरेस्ट होते हैं ना, जो यहीं के फॉरेस्ट है वो यहीं पर उगते हैं, उनको ही लगाने की बात करता है। बिकॉज अगर बाहर से फॉरेस्ट लाओगे तो वहाँ पर नहीं उगने को देखने को मिलेगा, बिकॉज कि उसको टाइम मिलेगा, उसको वापस यहाँ के अकॉर्डिंग ढलना है, उसकी क्लाइमेट चेंज करना है, तो वो नहीं, यहाँ के जो नेटिव प्लांट है उसको ही उगाने की बात करता है। तो उस क्योंकि बिकॉज वो जल्दी ग्रो होगा, इसलिए उसे उगाने की बात करता है। तो ये बेनिफिट भी है कि इसे बायोडाइवर्सिटी है वो रिस्टोर हो सकती है, कार्बन सिंक हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटी है उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। तो ये मियावाकी टेक्निक था। बस इतना वर्ड याद रखना, मियावाकी टेक्निक किससे संबंधित है, तो ये पेड़ उगाने से संबंधित है या फॉरेस्टेशन से संबंधित है, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिसअपियरिंग ईस्टर्न अफ्रीकन ग्लेशियर। अफ्रीकन ग्लेशियर है वो डिसअपियर हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंस है क्या इसका? जी हाँ, इसका इंपॉर्टेंस है। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों जो हो रहे हैं ये ग्लेशियर वगैरह डिसअपियर हो रहे हैं, तो आप एग्जांपल दे सकते हो इसके थ्रू, आपका जो आंसर होगा ना काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ में प्रीलिम में इसका यूज़ क्या हो सकता है,
अब प्रीलिम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी कोई लेक थी वो डिसअपेयर हो गई है, तो वो कौन सी लेक थी, कौन से देश में, तो प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चल देख लेते हैं अभी क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली रिसर्च में पाया गया है कि अफ्रीका के जो है ना, ईस्टर्न अफ्रीका के ट्रॉपिकल ग्लेशियर है ना, वो पिघल रहे हैं और इसके लिए वो डिसअपेयर पिघलेंगे तो डिसअपेयर हो रहे हैं। इसलिए न्यूज़ में ये कहाँ के अफ्रीका की बात हो रही है, ईस्टर्न अफ्रीका की बात हो रही है। वहाँ के जो ग्लेशियर हैं वो ट्रॉपिकल ग्लेशियर है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है और वो पिघल रहे हैं। इसकी वजह से वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न हमें पता ही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर हो रहा है वो उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से वो पिघल रहे हैं। और पिघलने से नुकसान क्या हो जाएगा, नुकसान यही होगा कि सी लेवल बढ़ेगा, तो जो ऐसे टापू वगैरह है, जो ऐसे आइलैंड कंट्री है, उनको नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है। बाकी आपके जो पीने का पानी है, जो मीठा पानी है ना, फ्रेश वाटर, उसकी भी कमी हो सकती है, तो यही नुकसान हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पिघल रहे हैं। तो पहला है ये जो युगांडा का जो मैप है, युगांडा कांगो का, यहाँ पर एक रेंजू रेंज है, इसमें माउंट स्टैनली है, माउंट स्पीक है, माउंट बेकर है। यहाँ पर ये जो स्नो होता ना वो पिघल रहा है। इसके अलावा जो किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, तंजानिया में। आप याद रखना, रेंजू रेंज कहाँ है, युगांडा और कांगो में। कौन कौन से माउंट है यहाँ पे, माउंट स्टैनली है, माउंट स्पीक है, माउंट बेकर है। किलिमंजारो कहाँ पर है, किलिमंजारो है तंजानिया में। यहाँ पर नदर्न आइस फील्ड है और सदर्न आइस फील्ड है, ये दोनों पिघल रहे हैं। इसके अलावा केन्या में भी है, केन्या में नार्दे हैं, डार्विन है, लेविस है, ये तीनों ग्लेशियर है, ये पिघल रहे हैं। तो इनके नाम याद रखना, रेंजू रेंज जो कि युगांडा और कांगो में है, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। यहाँ पर कौन सी आइस फील्ड है, नदर्न आइस फील्ड है और सदर्न आइस फील्ड है। फिर केन्या में कौन कौन सा है, नार्दे, डार्विन और लेविस ग्लेशियर है, ये तीनों पिघल रहे हैं। इसके अलावा सिंडर ग्लेशियर है, ये भी पहल जो पिघलते जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंट हो जाता है, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर है, ये तंजानिया में है, तंजानिया में ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, मतलब जो जो ऐसा वॉल्केनो है जो सुप्त हो, शांत हो चुका है। तो ये एक डोरमेंट वॉल्केनो के हेल्प से ये बना था। मतलब ये माउंट कैसे बना था, तो ये डोरमेंट वॉल्केनो के थ्रू ये माउंटेन बना था, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक है, मतलब यहाँ की ये हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो की, ठीक है। ये ग्लेशियर बन के अब पिघलना शुरू हो गया है, ये इससे संबंधित था। तो अब ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया आज का। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, होमवर्क के लिए आप देख के आना, और जो हमारे कल के क्वेश्चन थे उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा था फ्लड मैनेजमेंट से संबंधित था। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री कौन सी रेस्पॉन्सिबल, हमने कल एक आर्टिकल देखा था। तो मिनिस्ट्री इसके लिए क्या, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो रेस्पॉन्सिबल थी, नहीं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी, मिनिस्ट्री थी वो जल शक्ति मंत्रालय था, वो रेस्पॉन्सिबल था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा CACP के बारे में, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या ये ट्रू है, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। तीसरा दे रखा है ना, वो रायसीना को होस्ट किसने किया था, तो अभी रायसीना इवेंट हुआ था, कल भी इसका बारे में आर्टिकल था, आज टॉप न्यूज़ थी। तो कल हमने देखा था इसे जो है ना एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा होस्ट किया गया था, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो इसका जो तीसरा है वो भी फॉल्स है, पहला और तीसरा फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। अब कुछ PYQ है जो अब पूछे जाने, आपको सॉल्व करके आना है। इसके बाद में हमारा जो कल का एक क्वेश्चन था उसमें था लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है। उसमें पहला हमारा जो आंसर, इसमें करेक्ट आंसर होगा वो B होगा। इसमें जो एस्टिमेटिव कमेटी है ना, वो सबसे बड़ी, एस्टिमेट जो कमेटी है वो सबसे बड़ी कमेटी है। इसकी जो स्थापना हुई थी एस्टिमेट कमेटी की, वो 1950 में हुई थी। इसके 30 मेंबर है, टोटल कितने मेंबर है, 30 मेंबर है। इसमें ओनली लोकसभा के ही मेंबर है, मतलब राज्यसभा के इसके मेंबर है नहीं। 30 मेंबर है, 1950 में स्थापना हुई थी। इन मेंबर का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। काम क्या करता है, बजट जो एस्टिमेट आता है उसका देख रेख करने का इसका काम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में था। तो इसमें कौन सा सही होगा, जो ये करंट आपस में मिलती है ना, वहाँ पर ऐसा रीजन बन सकता है जिसके कारण जो करंट होती है वो विपरीत डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमारा जो B है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।